8.8 में हम लोग को बोल रहा है, दैट इज इलस्ट्रेशन 8.8। इसमें हम लोग को बोल रहा है मॉडल, अच्छा कंप्यूटेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरे में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें हम लोग को दो चीज निकालने बोल रहा है। उसके बाद इसमें एक हम लोग को बैलेंस शीट दिया है जिसमें लाइबिलिटी दिया है और एसेट दिया है। तो हम लोग पहले ए करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एसेट अप्रोच से भी कर सकते हैं, लाइबिलिटी अप्रोच से भी कर सकते हैं। हम लोग का जो मन करे हम लोग वैसे कर सकते हैं। हम एक करके दिखा रहे हैं एसेट अप्रोच से। सम में मेंशन कर देगा तब तो वही अप्रोच करना होगा जो सम बोला है, पर अगर कुछ नहीं बोला है तो हम हमेशा एसेट अप्रोच करते हैं। बट जो भी अप्रोच करो आंसर सेम ही आएगा। तो हम इसको करके दिखा रहे हैं बाय एसेट अप्रोच। पर्टिकुलर्स रुपीज। इसमें क्या होता है, हम लोग सारा एसेट लेते हैं, हम प्रॉपर फॉर्मेट बताए हैं कि हम लोग सारा एसेट लेंगे मार्केट वैल्यू पे, पर गुडविल नहीं लेंगे, कोई भी डेफर्ड एक्सपेंडिचर नहीं लेंगे। डेफर्ड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कोई भी डिस्काउंट लिखा हुआ वर्ड हम लोग नहीं लेंगे। तो सारा एसेट ले लो, तो एसेट साइड में पहले गुडविल है उसको छोड़ देंगे, फिर लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। सारा एसेट पहले लिख लो, इसके बाद प्लान, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का कितना वैल्यू है, 90,000। अच्छा, मार्केट वैल्यू अगर दिया हुआ नहीं है तब तो बुक वैल्यू ही ले लेंगे। बुक वैल्यू क्या होता है, बैलेंस शीट के वैल्यू को बुक वैल्यू कहते हैं, फिर तो वही ले लेंगे। तो इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग 90,000, प्लांट है 1,50,000। सारा एसेट मतलब करंट एसेट भी, तो करंट एसेट, करंट एसेट्स में हम लोग का 4 लाख। उसके बाद सारे एसेट के अंदर अगर बात आता है तो इन्वेस्टमेंट भी एक एसेट ही है, तभी वो एसेट कॉलम में लिखा हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट कितना है, 70,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट, दैट इज 30,000। फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है जो हम लोग नहीं लेंगे, तो सिर्फ इतने को ही ऐड कर देंगे, आ जाएगा 7,40,000। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लेस, हम लोग को लाइबिलिटी यहाँ पे लेस करना था, क्योंकि हम क्लियरली फॉर्मेट में बताए हैं सारा वो लिखने के बाद लाइबिलिटी लेस कर देंगे, जिसमें करंट लाइबिलिटीज रहेगा जैसे क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स, और सिर्फ डिबेंचर रहेगा। डिबेंचर करंट लाइबिलिटी नहीं है, फिर भी डिबेंचर भी लेस होता है। तो सारा, तो इसमें भी हम लोग क्रेडिटर्स लेंगे, क्रेडिटर्स है 80,000। उसके बाद है डिबेंचर, डिबेंचर इज 90,000। उसके बाद है डेप्रिसिएशन फंड, तो वो भी हम लोग लेंगे। ये लिखने का मतलब था यहाँ पे हम लोग सारे तरीके का फंड भी ले लेंगे। तो अगर याद रखने के लिए लिखना है तो लिख लो, यहाँ पे सिर्फ लिख लो डेप्रिसिएशन फंड, डेप्रिसिएशन फंड की याद रहे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन फंड हम लोग ले लेंगे। तो ये क्या है, डेप्रिसिएशन फंड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग।
लैंड एंड बिल्डिंग पे है 30,000, प्लांट पे भी है 30,000। उसके बाद क्या है? उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है, रिजर्व है, शेयर कैपिटल है और 12% प्रेफरेंस शेयर है, वो सब हम लोग नहीं लेंगे। इसको ऐड करके कितना आएगा? 2,30,000 नेगेटिव। तो लेस करके ये कितना आ रहा है? 5,10,000, 5,10,000। ये हम लोग का आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम लोग करेंगे बी, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड 5,10,000, इससे हम लोग लेस करते हैं 50% ऑफ प्रॉफिट। ये भी हम फॉर्मेट में ही दिए थे कि कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद लेस करेंगे 50% ऑफ प्रॉफिट अर्न, फिर आ जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। पर अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम लोग का प्रॉफिट है कितना। तो ध्यान से देखो, जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में रिजर्व लिखा हुआ है, उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 फॉर करेंट ईयर। तो क्लियरली हम लोग को 50,000 दिया हुआ है फॉर करेंट ईयर। तो कितना है? 50,000 का 50% मतलब 25,000। तो आ जाएगा 4,85,000। 8.9 में बिल्डिंग का न्यू वैल्यू हम लोग का पीछे दिया हुआ है, बिल्डिंग आर नाउ वर्थ 5 लाख, तो हम लोग बिल्डिंग का अब 5 लाख लिए हैं। फिर हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी इज वर्थ 4,75,000, तो प्लांट एंड मशीनरी 4,75,000 लिए हैं। फर्नीचर हम लोग को बैलेंस शीट के अंदर दिया है 70,000, उससे डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है 20 और आउटर कॉलम में लिखा है 50। तो आज फर्नीचर का वैल्यू कितना है? 50,000। ये मार्केट वैल्यू पे लेते हैं, मतलब आज के वैल्यू पे। तो आज फर्नीचर है 50,000 का। इन्वेस्टमेंट तो हम लोग ब्रैकेट में लिखा है कॉस्ट, और हम लोग यहाँ लेते हैं मार्केट वैल्यू, आज का वैल्यू, तो वो 1,75,000 लेंगे। उसके बाद स्टॉक तो नॉर्मल है 2,80,000। डेटर्स हम लोग जो आउटर कॉलम में है वो लेंगे, दैट इज 3,50,000। और कैश एट बैंक तो नॉर्मल है 90,000। और लाइबिलिटी में हम लोग वही 15% डिवेंचर, क्रेडिटर्स और वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व। इसके बारे में हम लाइबिलिटी अप्रोच में कुछ भी नहीं लिखवाए, सिर्फ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड लिखवाए हैं। पर ये है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व, तो ये आएगा दैट इज 50,000, तो 3,10,000 होगा। फिर है इलस्ट्रेशन 8.10। इलस्ट्रेशन 8.10, तो इसमें हम लोग को क्या दिया है? इसमें भी हम लोगों को एक बैलेंस शीट दिया है और नीचे लिखा है यू आर आस्क्ड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये मेथड हम लोग सीख चुके हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड, बस उसी में गुडविल कैलकुलेट करने बोल रहा है। पर नीचे लिखा है adequate provisions have been made in the accounts for income tax and depreciation। पर हम लोग का इनकम टैक्स में और डेप्रिसिएशन में कुछ चेंजेस है। इनकम टैक्स रेट है 50%, डिविडेंड का रेट है 15% और रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट मेथड है तो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ता है एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं है, सब कुछ हम लोग को निकालना है। तो आराम से पहले लिखो सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर इस मेथड से सम करना है तो हम लोगों को सबसे पहले निकालना है एवरेज प्रॉफिट। स्टेप हम लोग को याद होना चाहिए। तो सबसे पहले कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए हम लोग को चाहिए क्या? पहले तो प्रॉफिट चाहिए।
तो हम लोग का देखो प्रॉफिट है कितना, क्लियरली बैलेंस शीट के अंदर देखो लिखा हुआ है पीएल 50,000, तो हम लोग का पीएल कितना है 50,000। ओके, और हम लोग का टैक्स का रेट है 50%, तो और प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 70,000। तो एक चीज सोचो, हम लोग का ये रहता कैसे है, पहले रहता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब वो प्रॉफिट हम लोग लेते हैं जिससे अभी तक टैक्स नहीं दिए हैं, पीबीटी, वो प्रॉफिट है ये जिससे अभी तक टैक्स नहीं दिए हैं। फिर हम लोग लेस करते हैं टैक्स एट द रेट 50%, फिर जो भी प्रॉफिट रहता है उस पर 50% टैक्स दे देंगे, तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब ये वो प्रॉफिट आ जाएगा जिससे टैक्स दिया हुआ है। ठीक है, सम में हम लोग के पास क्या है, टैक्स का अमाउंट है 70,000, हम लोग के पास टैक्स का अमाउंट है 70,000 और टैक्स का रेट कितना है 50%, और टॉप वाला फिगर कितना रहता है 100। तो अगर ये 100 है और ये 50 है तो ये भी 50 होगा। तो सिंपल बात है, अगर ये हम लोग का 50 है तो ये हमेशा टॉप फिगर 100 ही रहता है, तो ये भी हम लोग का 50 ही होगा, मतलब ये भी 70,000 ही है, तो ये कितना होगा 1,40,000। क्लियर है। अब इसके बाद बोल रहा है कि हम लोग के पास प्रॉफिट आ गया, ये जो पैट है इसी को हम लोग कह देते हैं एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट भी हम लोग का क्या है 70,000, तो याद रहे यही है हम लोग का एवरेज प्रॉफिट, पैट ही एवरेज प्रॉफिट है। इसके बाद बोल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट के बाद हम लोग निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हम लोग सीख चुके हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना यहाँ सबको आता है, तो खुद ही निकालो, सारा एसेट गुडविल छोड़कर। इसके बाद और भी कंटिन्यू करना है स्टॉक डेटर्स बैंक। यहाँ पे 12% क्यों लिए, क्योंकि 15% है डिविडेंड का रेट, तो रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, तो इसलिए वो लेंगे 12%।
इसके बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए वही सब कुछ दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर बुक डेट्स का मतलब है डेटर्स, और इन सबको ऐड किए तो आ जाएगा 1375000। इसको हम लोग लेस करेंगे तो आ जाएगा 3675,000 माइनस 1375,000, तो आ जाएगा 23 लाख। ये आ गया हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड। इस सब में अब हम लोग को निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। पर कैपिटल एम्प्लॉयड तो है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, तो वो हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। एवरेज डिविडेंड के थ्रू, एवरेज डिविडेंड के बारे में सब में क्या बोला है? डिविडेंड्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 3 years एट द रेट 10% एंड फॉर नेक्स्ट 2 years 15%। तो पहला 3 साल हम लोग 10% डिविडेंड देते थे, और बाद का 2 साल हम लोग 15% डिविडेंड देते थे। तो एवरेज करना पड़ेगा, फर्स्ट 3% ईयर का 10% और लास्ट 2 years का 15% डिवाइडेड बाई 5। तो इसका एवरेज करो, दैट इज 30 30 60, 60/5 12%। तो हम लोग का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया? 12%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज 2,76,000। नोट देकर लिखो, व्हेन मेथड इज नॉट मेंशन्ड, अगर कोई मेथड नहीं बोलता है तो हम लोग अपने मर्जी से उसको किसी भी मेथड से नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है। तो अगर मेथड मेंशन नहीं है तो फिर हम लोग उसको कर देंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू मेथड से। अगर कोई भी मेथड मेंशन नहीं किया है तो वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू मेथड है। इसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है? पहले निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू मेथड ये हम लोग किए हैं। कौन सा मेथड है ये? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तुम लोग इसको सिर्फ ये लिख लो, वैल्यू हटा दो, इसको सिर्फ लिख लो कैपिटलाइज्ड मेथड, जो हम लोग नाम दिए थे प्रीवियसली, कैपिटलाइजेशन मेथड। कोई मेथड नहीं देगा तो इस मेथड से हम लोग करेंगे। लोग इसको तुम लोग वही दे दो अपना, कैपिटलाइजेशन मेथड। नेम चेंज मत करो, कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर कोई भी मेथड नहीं दिया है तब हम लोग उसको कर लेते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू से ही। तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। कोई भी मेथड मेंशन नहीं करेगा तो हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से करेंगे, जिसका फॉर्मूला पीछे भी लिखवा चुके हैं। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोगों का कितना है? एवरेज प्रॉफिट आया था 3,50,000। तो 3,50,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, तो आएगा 291,667 रुपीज। ये हम लोग का आ गया है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब इसमें गुडविल कैसे निकल रहा था? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड
कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 2916667 और कैपिटल एम्प्लॉयड है 23 लाख, तो 616667 रुपीज। तो इसमें हम लोग को बोल रहा है इलस्ट्रेशन 8.13 में, इसमें बोल रहा है on 31st March 2010 X Limited proposes to purchase the business carried on by Y Limited। हम लोग किसी और का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो गुडविल फॉर दिस पर्पस, तो जब भी किसी और का बिजनेस परचेज करते हैं गुडविल कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो बोल रहा है गुडविल कैलकुलेट करो 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। The appropriate weight to be used were decided as 1 2 3 4। ये नहीं भी देता है फिर भी हम लोग 1 2 3 4 ही लेते। The profit for these year, तो 4 साल का हम लोगों को प्रॉफिट दे दिया है। नीचे हम लोगों को अगेन ये एक सिंपल सम है, इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड टफ कुछ नहीं है। देखो इसमें हम लोगों को करेक्ट प्रॉफिट पहले निकालना होगा, तो वही पर्टिकुलर सा 4 कॉलम बनाए, प्रॉफिट गिवन लिख दिए, जो ऑलरेडी गिवन प्रॉफिट था वो चारों में उतार दिए। पहला एडजस्टमेंट हम लोग को दिया है कि एक मेजर रिपेयर था 2 लाख का, जिसको हम लोग रेवेन्यू की तरह चार्ज कर दिए हैं। अगर मेजर रिपेयर होता है और क्लियरली बोल रहा है उसको रेवेन्यू में चार्ज कर दिए हैं, मतलब पीएल में लिख दिए हैं, पर ये रिपेयर बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, तो हम लोगों ने गलती से उसे पीएल में लिख दिया। अगर कोई भी एक्सपेंस को गलती से पीएल में लिख देंगे तो प्रॉफिट हम लोगों का गिर जाएगा, तो रेक्टिफाई करने के लिए प्रॉफिट बढ़ाएंगे, इसलिए रिपेयर ऐड किए हैं। और ये 1 अक्टूबर 2008 की बात है, मतलब 2008-9 में जाएगा। उसके बाद अगर ये एसेट में अब हम लोग लिख दिए हैं तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, तो अब डेप्रिसिएशन भी इसी साल में देंगे, दैट इज 2 लाख का 8% फॉर 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि 1 अक्टूबर में खरीदे रिपेयर किए तो 31 मार्च तक कितना होगा, 6 महीना, तो 6 महीने के हिसाब से 10,000, पर ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसलिए 2 लाख का माइनस 10,000, आज उसका वैल्यू है 1,90,000, उसके ऊपर पूरा 10% दैट इज 19,000। उसके बाद बोल रहा है मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है मतलब इनकम साइड बढ़ा हुआ है, तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, हम रेक्टिफाई करने के लिए गिराएंगे 2007-8 में। अब बोल रहा है कि अगर मेरा 7-8 का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो 8-9 का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ा हुआ होगा। तो इसके लिए हम लोग, अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है मतलब खर्चा का साइड बढ़ा हुआ है, अगर खर्चा ज्यादा लिख कर रखेंगे तो प्रॉफिट गिरा हुआ रहेगा, प्रॉफिट गिरा हुआ था इसलिए बढ़ा दिए। लास्ट में लिखा है मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअली हम लोग का लगता था, तो एवरी ईयर हम 2 लाख को माइनस कर दिए। अब इसको अगर सॉल्व किए तो इतना आया, और लास्ट वाला 6,41,000, ये हम लोगों का करेक्ट प्रॉफिट है। इसके बाद हम लोग वेटेड प्रॉफिट निकाले, ईयर लिखे, प्रॉफिट लिखे, वेट लिखे, इन दोनों को इंटू कर करके ये लिखे, इसको टोटल किए, और उसके बाद हम लोग निकाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसमें टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स, ये किए। फिर गुडविल में तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज जो कि 3 है। इलस्ट्रेशन 8.14 में पहले ए कर रहे सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसके लिए एवरेज प्रॉफिट निकालना था जो 10 लाख निकाल लिए। उसके बाद यहाँ सम में बोल रहा है द प्रॉफिट इंक्लूडेड नॉन रिकरिंग प्रॉफिट। नॉन रिकरिंग प्रॉफिट क्या होता है, जो हम लोग को हर वक्त होता रहता है ऐसा नहीं है। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कभी हो गया है एक दिन। ये कैसे हो गया है, सोचो हम लोग अपने शोरूम का एसी सेल कर दिए, एसी सेल कर देने से 2,000-3,000 प्रॉफिट हो गया, या 50-60 हजार जितना भी प्रॉफिट हो गया। ये हम लोग का रेगुलर काम तो है नहीं कि हम लोग एसी सेल करते हैं, ये हम लोग कभी एक दिन एसी बेचे और हम लोगों को प्रॉफिट हो गया, तो इसको कहते हैं नॉन रिकरिंग प्रॉफिट। रिकरिंग प्रॉफिट कहते हैं जैसे कि मेरा मोबाइल का दुकान है
और हम हर वक्त मोबाइल सेल करते रहते हैं, तो मेरे को हर वक्त प्रॉफिट होता रहता है, उसको हम कहते हैं रिकरिंग प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट होता है इसमें कभी भी नॉन रिकरिंग को घुसा नहीं सकते, ये हमेशा रिकरिंग रहता है। इसलिए अगर सम में नॉन रिकरिंग दिया है तो इससे माइनस कर दो। अब एवरेज से माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सम में ये नहीं बता रहा है कि वो नॉन रिकरिंग प्रॉफिट जो है वो किस साल का है, इसका है, इसका है या इसका है। हम लोग को ये बात क्लियरली नहीं पता है। अगर ईयर बोल देता तो फिर उसी प्रॉफिट से माइनस करते, पर इस सम में ईयर नहीं बताया है इसलिए एवरेज से माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा लेस नॉन रिकरिंग प्रॉफिट। कितना है? 50,000। तो हम लोग का रियल में एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 9,50,000। तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट इसको कहेंगे। ठीक हाँ है, मैम आगे। तो ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली 22,50,000 होगा। अब इसको दूसरे मेथड से करना है। दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट तक तो हम लोग के पास है ही, सिर्फ गुडविल अलग तरीके से निकाल लो। तो बी का आंसर हो गया है 45 लाख। अब करना है सी। एट 8.15 में हम लोग को दिया है कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा? इसमें हम लोग को सब कुछ दिया है, सन्ड्री एसेट, करंट लाइबिलिटी, एवरेज नेट प्रॉफिट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, मैनेजर्स एवरेज एनुअल रेम्यूनरेशन, और गुडविल हम लोगों को दे दिया है 4 इयर्स परचेज का। तो जब भी ये इस तरह से सम देगा तो हम लोग बैक कैलकुलेशन करेंगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये सब बात याद रखो। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें सब कुछ दे दिया है, सिर्फ बैक कैलकुलेशन करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालू। तो हम लोग को इसमें गुडविल दे दिया है, दैट इज 2 लाख। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गुडविल से एक स्टेप पीछे क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हम लोगों को इसमें नहीं दिया है। ठीक है, उसके बाद सुपर प्रॉफिट अगर नहीं दिया है तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम लोग को इसमें एवरेज प्रॉफिट कितना दे दिया है? 4,82,000। पर इसमें हम लोग को कुछ रेम्यूनरेशन ये सब भी दिया है, तो एवरेज प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा। तो पहले एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे। तो सम में एवरेज प्रॉफिट क्या देकर रखा है? 4,82,000। पर इसमें हम लोग को क्या दिया है? मैनेजर का रेम्यूनरेशन। तो लेस मैनेजर्स एवरेज रेम्यूनरेशन, उसमें है हम लोग का 72,000। मैम हाँ, पहले रहता है एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद हम लोग निकालते हैं जनरली कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके बाद हम लोग निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, उसके बाद हम लोग निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, और देन हम लोग निकालते हैं गुडविल। तो गुडविल इसमें दे दिया है 2 लाख। हाँ, समझ गए। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं 2 लाख डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 50,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग को निकालना होगा, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाला जाता है कैपिटल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम लोग के पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। सम में कहीं पर भी नॉर्मल प्रॉफिट दिया नहीं है, तो अगर ये भी नहीं है और ये भी नहीं है
तो कोई एक चीज निकालना होगा, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट को हम लोग एक बार फाइंड करेंगे जैसे हम कर रहे थे। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग का कितना था, 4,82,000, और इससे हम लोग को लेस करना था मैनेजर्स रेम्यूनरेशन 72,000। तो यहाँ आ जाएगा 4,10,000। ये हम लोग का आ गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है नॉर्मल, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है, अच्छा यहाँ पे दे दिया है एसेट माइनस, एसेट भी दे दिया है, लाइबिलिटी भी दे दिया है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो इजिली निकल जाएगा, दैट इज 40 लाख माइनस 4,50,000। अगर हम लोग को एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तो हम लोग सम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से ही बनाएंगे, जो कि हम लोग को क्लियरली दे दिया है 36 लाख। अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है तो सम हमेशा बनता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से, कैपिटल एम्प्लॉयड से नहीं। तो ये भी हम लोग का आ गया। अब इस केस में हम लोग के पास नॉर्मल प्रॉफिट अभी भी नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला था, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला रहता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग के पास है 50,000, एवरेज प्रॉफिट हम लोग के पास है 4,10,000। तो नेट नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग का निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज 4,10,000 माइनस 50,000, दैट इज 3,60,000। हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट आने के बाद ये लाइन यूज कर सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट है 3,60,000 इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड है 36 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा, 36 लाख डिवाइडेड बाई 3,60,000। तो 36 लाख डिवाइडेड बाई 3,60,000 मतलब 10%। ये वाला जो सम है ये लास्ट सम इस चैप्टर का, इलस्ट्रेशन 8.16। इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट है। इसमें एक बैलेंस शीट दिया है और लिखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द 3 इयर्स। 3 साल का हम लोग को प्रॉफिट दिया है आफ्टर चार्जिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, पर इससे डिबेंचर इंटरेस्ट भी लेस कर दिया है। तो हम लोग का सबसे पहला काम होता है एवरेज प्रॉफिट निकालना, क्योंकि इसको किस मेथड से करना है, लास्ट में सिर्फ लिख दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन द वैल्यू ऑफ द गुडविल। तो उसमें कुछ भी नहीं बता रहा है कि किस मेथड से करना है। अगर नहीं बताता है कि किस मेथड से करना है तो हम लोग करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो इसको भी हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का काम है एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है उसको एवरेज कर लेंगे। तो हम लोग, अच्छा नीचे देख लो, बोल रहा है पहले पॉइंट में ये प्रॉफिट सही है कि नहीं इसके लिए एक बार एडजस्टमेंट पढ़ लेना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, गुडविल दिया है, अच्छा बता दिया है गुडविल में बी कैलकुलेटेड एट 3 टाइम्स एडजस्टेड एवरेज सुपर प्रॉफिट। ओके ओके, इसमें मेथड हम लोग को दे दिया है, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, फिर दिया है the value freehold is to be ascertained on the basis of 10% return। करंट वैल्यू है फ्री होल्ड प्रीमाइस का 60,000,
ये कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए दिया है। फिर है 5 में 10% ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन ऑफ अ नॉन रिकरिंग नेचर, तो इसको एवरेज प्रॉफिट से हम लोग को लेस करना पड़ेगा। फिर दिया है प्रोविजन ऑफ 10% सन्ड्री डेटर, अच्छा ये भी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड से करेंगे। A claim of 8,000 against the company is to be provided and adjusted against profit for 2010। बोल रहा है 2010 का जो प्रॉफिट है, 2010 का प्रॉफिट मतलब 2,25,000, वो वाला जो प्रॉफिट है उससे हम लोगों का कुछ क्लेम मांगा है। कोई क्लेम मांगना मतलब कोई पैसा मांग लिया है हम लोग से, तो प्रॉफिट हम लोगों का डेफिनेटली कम हो जाएगा 2010 का। तो ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये सही प्रॉफिट नहीं है, तो पहले हम लोग को करेक्ट प्रॉफिट निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट, तो पर्टिकुलर्स और 3 साल लिखो 2008, 2009 और 2010। फिर जो प्रॉफिट गिवन है वो प्रॉफिट गिवन है 2 लाख, 3 लाख, 2,25,000। अब बोल रहा है कि एक क्लेम है, तो लेस क्लेम, क्लेम मतलब किसी ने पैसा मांगा है, तो हम लोग का प्रॉफिट कम हो जाएगा 2010 वाला, मतलब 8,000 यहां से लेस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है एक नॉन रिकरिंग एक्सपेंस इनकम है, नॉन 2009 का, वो भी हम बोले हैं नहीं लेते हैं, तो नॉन रिकरिंग प्रॉफिट कितना है, 10% ऑफ प्रॉफिट ऑफ 2009। 2009 का प्रॉफिट कितना है 3 लाख, इसका 10% मतलब 30,000। ठीक है, उसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि एक प्रोविजन फॉर डेटर बनाने बोल रहा है, मतलब नंबर 6 में a provision of 10,000 on sundry debtor was made in 2010 which is no longer required, profit for 2010 is to be adjusted with this item। बोल रहा है हम लोग एक प्रोविजन बना के रखे थे डेटर्स के ऊपर, तो अगर प्रोविजन फॉर डेटर्स रहता है तो हम लोग उसको पीएल में लिख देते हैं टू प्रोविजन फॉर डेटर्स, और प्रॉफिट हम लोग कम कर देते हैं। पर बोल रहा है कोई जरूरत नहीं है इस प्रॉफिट इस प्रोविजन का, तो हम लोग प्रोविजन पीएल से हटा देंगे। प्रोविजन फॉर डेटर्स अगर पीएल से हटा देंगे तो प्रॉफिट हम लोग का बढ़ जाएगा, मतलब एड प्रोविजन फॉर डेटर्स। अब बोल रहा है इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, मतलब हटा रहे हैं। कौन से ईयर से हटाना है, 2010, दैट इज लास्ट ईयर। और क्या बोल रहा है हम लोग को, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब करेक्ट प्रॉफिट निकालो, पहला वाला 2 लाख, दूसरा वाला 2,70,000 और तीसरा वाला 2,27,000। 2,27,000। हाँ मैम। ओके ठीक है। अच्छा इसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि टैक्स रेट एप्लीकेबल है 10%, 50%, टैक्स रेट है हम लोग का 50%, तो टैक्स दिया जाता है एवरेज प्रॉफिट से, यहां से अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो नॉर्मली इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। तो आ जाएगा 2,3,2,333, ये हम लोग का आ गया 2,3,2,333। इससे हम लोग लेस करेंगे टैक्स एट द रेट 50%, तो आएगा 116,167। तो 116,167 इज पैट।
पैट का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट फाइनली आ गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग को निकालना पड़ता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, पता है हम लोग को, निकाल के बताओ। इसमें हम लोग का फ्री होल्ड प्रीमाइस का दिया है करंट वैल्यू 60,000, पर वो होगा बेसिकली कितना, 60,000 उसका बोल रहा है, उससे रेंटल वैल्यू है। रेंटल वैल्यू मतलब हम लोग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को जब रेंट में देते हैं तो उससे 60,000 मिल सकता है। और ये कितना है, फ्री होल्ड प्रीमाइस, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हम लोग को देता है 10% रिटर्न। तो 10% रिटर्न है 60,000, मतलब बता रहा है हम लोग अपने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से 10% अर्न कर सकते हैं। और रेंटल वैल्यू दे दिया है 60,000, मतलब 10% है 60,000, तो फ्री होल्ड प्रीमाइस का वैल्यू है कितना, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, मतलब ये 60,000 अगर 10 है तो 100 कितना, 6 लाख। उसके बाद दिया है प्लांट एंड मशीनरी, वो हम लोग का 3 लाख। स्टॉक है हम लोग का 3,40,000। डेटर्स हम लोग का कितना होगा, पहले से था 4,50,000, पर अब हम लोग क्या किए, उससे प्रोविजन हटा दिए। प्रोविजन हटा दिए मतलब पहले प्रोविजन लेस हुआ था, अब प्रोविजन हटा दिए, मतलब डेटर्स हम लोग का बढ़ गया, दैट इज 4,60,000। उसके बाद बैंक का 1,50,000, तो इसमें आ जाएगा 18,50,000। इसके बाद लाइबिलिटी लेस करेंगे, लेस होगा इसमें क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना है, 2 लाख। फिर है 6% डिबेंचर, 6% डिबेंचर है 3 लाख। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, अच्छा एक क्लेम था जो उसने अभी किया है, हम लोगों ने दिया नहीं है, तो क्लेम को बोलेंगे आउटस्टैंडिंग क्लेम। याद रहे कोई भी क्लेम मांगता है तो अभी प्रॉफिट को तो कम कर दिए क्योंकि देना तो है, पर आउटस्टैंडिंग है, दिए नहीं है। कितना, 8,000 का क्लेम था, तो प्रैक्टिकली हम लोग का इतना ही लाइबिलिटी है, दैट इज 5,08,000। लेस करके आएगा 1,342,000। ये हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब हम लोग निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 1,342,000 इनटू हम लोग का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कैसे पता चला नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, क्योंकि जो भी दिया है कि हम लोग का फ्री होल्ड प्रीमाइस से रिटर्न देता है वही है हम लोग का 10%, 1,342,000। उसके बाद आएगा सुपर प्रॉफिट, 134, एवरेज प्रॉफिट इज 116167 माइनस 1,342,000। जी हाँ, ये अगर हम लोग का नेगेटिव आ गया, ये अगर हम लोग का नेगेटिव आ गया तो सुपर प्रॉफिट हो जाता है नील। जब भी ये नेगेटिव आ गया तो ब्रैकेट में लिख लो नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आया तो सुपर प्रॉफिट होगा नील। तो एग्जाम में ये नहीं सोचना है कि लगता है कुछ रॉन्ग हो गया है, कुछ रॉन्ग नहीं हुआ है। ये बहुत बार नेगेटिव आता है तो हम लोग कंसिडर करेंगे इसको नील। और फिर गुडविल हम लोग के बिजनेस का कुछ भी नहीं है, गुडविल इज नील।